हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और अपने घर पर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्न हिस्ट्री से। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हम देखेंगे उसका का पूरा सिलेबस और उसको स्टार्ट करेंगे अपने पहले टॉपिक से। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जो मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस है उसके क्या क्या मेन टॉपिक है ना। तो जो मेन टॉपिक्स हैं आपके उसको पढ़ के उसमें से उसके क्वेश्चंस लगा के, जो कि पिछले पेपर्स में पूछे गए हैं, पीसीएस के एग्ज़ाम्स में जो पूछे गए हैं, वो सारे के सारे हम सॉल्व करेंगे और अपना डिटेल वाइज पूरे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो अगर मैं देखूं कि हमें क्या क्या पढ़ना है ना, तो सबसे पहले अगर हमने ये चीज़ देखी है कि एक होता है एंशंट हिस्ट्री, एक होता है आपका मिडाइवल हिस्ट्री और एक होता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो इन दोनों को हम एक अलग सेगमेंट में पढ़ेंगे और इससे एक अलग सेगमेंट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री में। तो मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम देखें तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है जो 18वीं शताब्दी में नए नए स्टेट्स बन रहे थे वो। तो हम लिख लेते हैं 18th सेंचुरी में जो नए स्टेट्स थे, न्यू स्टेट्स। ठीक, फिर आते हैं दूसरे टॉपिक पे जो कि है आपके भारत में जो यूरोपियों का आगमन हुआ है उसके बारे में। तो लिख लेते हैं भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक है, यूरोपियों का आगमन मतलब अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। फिर जो तीसरा टॉपिक है आपका वो है अंग्रेज़ों की भारत पर विजय, है ना। अब तीसरा जो टॉपिक है वो है आपका अंग्रेज़ों की भारत पर विजय। फिर जो चौथा टॉपिक है जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ रही हैं यहाँ पर, इकोनॉमिकल जो उनकी नीतियाँ रही हैं, आर्थिक नीतियाँ, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रभाव पढ़ेंगे। तो ब्रिटिश की आर्थिक नीतियाँ, ठीक है, आर्थिक नीति के बारे में पढ़ेंगे व उसके प्रभाव। ठीक, ये हो गया। फिर जो पांचवा टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा 1857 की क्रांति। ठीक, उसके बारे में पढ़ेंगे 1857 की क्रांति या विद्रोह। फिर आते हैं जो अगला टॉपिक है वो है आपके इंडिया में जो अलग विद्रोह हुए हैं, मतलब आपके किसान विद्रोह हैं, भारत के प्रमुख विद्रोह। ठीक है, जिसमें आप किसान देखेंगे, मजदूर देखेंगे और जनजाति विद्रोह देखेंगे। ठीक है, जनजातीय विद्रोह देखेंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर आपका जो अगला टॉपिक आता है वो आता है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं। फिर जो अगला टॉपिक आता है वो आता है भारत में जो राजनीतिक चेतना है उसका जो विकास है ना। तो हम टॉपिक लिखते हैं राजनीतिक चेतना। चेतना का विकास। ठीक है, राजनीतिक चेतना का विकास। फिर अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से आपका नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है वो है आपका कांग्रेस की स्थापना और उससे पहले की कुछ संस्थाएं, है ना। तो इसको अगर मैं इधर साइड में लिखूं तो ये है आपका कांग्रेस की स्थापना व उससे पहले की संस्था। ठीक है,
फिर अगला जो टॉपिक आता है वो आता है आपका राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन। फिर जो आपका टॉपिक आता है वो आता है गवर्नर जनरल और वायसराय। जो फिर लास्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका संवैधानिक विकास। एक सेकेंड। फिर अगला टॉपिक आता है आपका संवैधानिक विकास। ठीक, तो ये टॉपिक्स हैं हमारे जो हमको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसमें हम देख लेंगे आपका जो जो मेन टॉपिक हैं, जैसे कि आपका 18वीं सदी में न्यू स्टेट्स जो जो बने उसके बारे में, यूरोपियों का जो जो आगमन हुआ उसके बारे में, भारत पे कैसे ब्रिटिश ने अपनी विजय स्टार्ट करी और कहाँ कहाँ पे जीते, फिर उनकी आर्थिक नीतियाँ क्या थीं, उसके क्या प्रभाव थे, 1857 की क्रांति देखेंगे, फिर प्रमुख जो विद्रोह हुए हैं उसको देखेंगे, जैसे आपके किसान विद्रोह, मजदूर विद्रोह और जनजातीय विद्रोह देखेंगे। उसमें राजनीतिक चेतना का विकास जो हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर यहाँ से जो एक दूसरा सेगमेंट शुरू होगा वो नेशनल मूवमेंट के अंदर हम रख सकते हैं। कांग्रेस की स्थापना होगी, उससे पहले जो संस्थाएं बन चुकी हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन प्रॉपर एक नाम से ही एक टॉपिक दिया हुआ है, उसको पढ़ेंगे, जो कि आपका 1885 से 1947 तक का रहेगा। फिर जो गवर्नर जनरल और वायसराय के काम हैं उनको देखेंगे, और फिर जो संवैधानिक विकास है उसको देखेंगे। तो ये टॉपिक्स हम अपने कंप्लीट करेंगे और इसी वे में पढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका 18वीं सदी में नए स्टेट्स का जो स्थापना हो रही है उसके बारे में। ठीक है, 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले अगर देखें कि न्यू ऑटोनोमस स्टेट जो कि 18वीं सेंचुरी में बन रहे थे उनके बारे में, है ना। तो अपना टॉपिक लिखते हैं न्यू ऑटोनोमस स्टेट एस्टेब्लाइज्ड इन 18th सेंचुरी। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य। ठीक, तो इसमें अगर हम देखें कि कौन कौन से स्टेट्स नए नए बने थे, अगर उसकी जानकारी लें तो वो हमें पता होने चाहिए। एक मोटी मोटी रूपरेखा उसकी हमें पहले तैयार होनी चाहिए कि कौन कौन से ऐसे स्टेट्स थे जो कि 18वीं सदी में अपना एक स्वायत्तता लेके नए स्टेट बन गए थे। तो उसमें सबसे पहला स्टेट अगर हम लिखें तो वो होगा आपका हैदराबाद। फिर उसके बाद एक स्टेट होगा आपका बंगाल। फिर एक अगला स्टेट जो होगा आपका वो होगा आपका अवध। फिर एक स्टेट होगा मैसूर। फिर एक स्टेट होगा आपका पंजाब। एक स्टेट होगा केरल। एक स्टेट होगा आपका रुहेलखंड। ठीक है, एक स्टेट होगा आपका मराठा। ठीक है, ये कुछ मेन स्टेट्स हैं जो कि आपके उस वक्त अपना स्वायत्तता प्राप्त कर चुके थे, अपनी स्वायत्तता प्राप्त कर चुके थे और एक अपनी अलग गवर्नमेंट चला रहे थे।
ठीक है। इसमें हम अगर देखें तो कर्नाटक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेट्स थे। अब इनके बारे में अगर हम देखें कि इसमें कैसे यहाँ पर न्यू ऑटोनोमस स्टेट बन गए, ये कैसे बन गए, तो उनके बारे में अगर जानकारी लें तो कैसे स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम बंगाल से, ठीक है। तो बंगाल से स्टार्ट करेंगे, और बंगाल के बारे में स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो स्टेट्स हैं वो कब कब बने हैं, है ना, तो उनके बारे में अगर थोड़ी बहुत जानकारी ले ली जाए तो जो हैदराबाद है वो बना है आपका 1724 में। और इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था आपका निज़ाम उल मुल्क, है ना। क्या नाम है उनका? निज़ाम उल मुल्क, ठीक है, निज़ाम उल मुल्क। फिर दूसरा जो है अवध, अवध की जो स्थापना डेट है उसकी 1722 से 24 का है, और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं आपके शहादत खान, शहादत नाम है उनका, शहादत खान। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं बुरहान उल मुल्क, ठीक है। फिर आते हैं मैसूर और इन सब पे। तो मैसूर के जो हैं वो है 18वीं शताब्दी लिखी हुई है उसमें, 18वीं सदी। और इसके जो हैं वो हैं आपके हैदर अली, हैदर अली, ठीक। फिर आपका आता है मराठा पे। तो मराठा दो ब्रांचेज में है, एक तो आपकी पेशवा वाली है और एक है आपकी छत्रपति वाली। तो छत्रपति वाली यहाँ पे नहीं रहेगी, है ना, छत्रपति वाली यहाँ नहीं रहेगी, और यहाँ पे पेशवा वाला जो रहेगा वो रहेगा, है ना। फिर आपका आता है एक भरतपुर और है यहाँ पे, उसमें भी देख लेते हैं भरतपुर। वो है आपकी चूड़ामन, है ना, चूड़ामन, ठीक है। फिर आपका आता है एक बंगाल, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यहाँ छूट गया है। बंगाल है 1719, जो कि किसके द्वारा है? मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स थे जो कि नए नए बन रहे थे। एक कर्नाटक का और देख लेते हैं। कर्नाटक के हैं आपके शादुल्ला, शादुल्ला खां, शादुल्ला खां, ठीक है। तो ये स्टेट्स थे। अब इनके बारे में पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं बंगाल पे। बंगाल हेडिंग डाल लेते हैं, बंगाल को स्टार्ट करते हैं। तो एक कहानी के रूप में पढ़ेंगे जिससे कि हम याद कर सकें उसे, ठीक है। तो आपको पता होगा कि हमारे जो देश में एक एम्पायर था जिसका नाम था मुगल्स, और मुगल्स की एक प्रांत था जिसका नाम था बंगाल, ठीक है। तो बंगाल में मुगल्स के दो ऑफिसर रहा करते थे जिसको बोलते हैं आपके सूबेदार और दीवान। क्या बोलते हैं? सूबेदार और दीवान, ठीक है। तो जो सूबेदार होता था वो आपका प्रशासनिक ऑफिसर होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता था। और जो दीवान होता था वो होता था आपका वित्त का अधिकारी, फाइनेंस ऑफिसर, है ना। वित्त का जो ऑफिसर होता था, ठीक है। ये दो ऑफिसर होते थे, सूबेदार और दीवान। जो सूबेदार होता था वो प्रशासनिक ऑफिसर होता था, जो दीवान होता था वो वित्त ऑफिसर होता था। जो प्रशासनिक ऑफिसर था उसका नाम था अजीमुशान। क्या नाम था? अजीमुशान, ठीक है।
और ये किससे रिलेट करता था? ये रिलेट करता था मुग़ल परिवार से, मतलब जो राज परिवार था उसी से ये रिलेट करता था। तो ये कौन था? राज परिवार का ही एक मेंबर था, ठीक है, राज परिवार का मेंबर था। लेकिन जो वित्त ऑफिसर था उसका नाम था मुर्शिद कुली खां, ठीक है। और ये बंगाल का ही एक व्यक्ति था जो कि वहाँ पर रह के वहाँ के काम देखता था। लेकिन जो अजीम शान था वो कहाँ रहता था? वो रहता था दिल्ली में, दिल्ली में रहता था। तो सूबेदार के काम भी कौन देखता था? मुर्शिद कुली खां, ठीक है। तो ये दोनों ही काम मुर्शिद कुली खां के द्वारा देखे जाते थे। किसका? सूबेदारी का भी और दीवानी का भी। मुर्शिद कुली खान ने ये देखा कि जो अजीम शान है वो दिल्ली में ज़्यादा रहता है, बंगाल में कम रहता है। तो इसी का फ़ायदा उठा के मुर्शिद कुली खान ने अपनी पावर्स को बढ़ाना शुरू कर दिया और 1717 में अपने आप को, जो वहाँ का बादशाह था, मुग़ल सल्तनत का जो बादशाह था, जिसका नाम क्या था? फ़र्रुखशियर, ठीक है। क्या नाम था? फ़र्रुखशियर। जो फ़र्रुखशियर था उससे 1717 में, ठीक है, 1717 में क्या किया? उससे खुद को सूबेदार घोषित करवा लिया। क्या करवा लिया? सूबेदार घोषित करवा लिया, ठीक है। तो सूबेदार घोषित जब करा लिया, है ना, तो जब सूबेदार घोषित करा लिया तो अब मुर्शिद कुली खां ऑफिशियली क्या हो गया? सूबेदार और दीवान, ठीक है। तो अब ये दोनों पोस्ट इसके पास, सूबेदार और दीवानी, आ गई और एक ही व्यक्ति अब क्या हो गया? पावरफुल हो गया। इसी जगह से, यहीं से इसने एक नया नाम दिया खुद को, जो कि था नवाब। अब नवाब का टाइटल किसको मिल गया? मुर्शिद कुली खां को एक टाइटल नया मिल गया जो कि था नवाब। ये कौन हो गया? मुर्शिद कुली खां, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई कि दो पोस्ट होती थी, सूबेदार दीवान, एक प्रशासनिक ऑफिसर होता था, एक वित्तीय ऑफिसर होता था। लेकिन जो प्रशासनिक ऑफिसर था वो दिल्ली में ही रहता था, जिसका नाम अजीम शान था। लेकिन जो वित्त ऑफिसर था मुर्शिद कुली खां, वो अपनी पावर्स को बढ़ाने लगा और 1717 में फ़र्रुखशियर के द्वारा उसने दोनों ही पोस्ट अपने नाम करा ली और बाद में खुद को क्या कहा? नवाब, ठीक है। बाद में चल के जो ये नवाब की पोस्ट थी वो वंशागुनत हो गई थी, वंशवाद इसमें आ गया था, वंशवाद इसमें आ गया था और ये वंशागुनत पोस्ट हो गई थी, ठीक है। तो अब जो इनका बच्चा होगा, बेटा होगा या कोई भी होगा इनके द्वारा नॉमिनेटेड, वही नवाब बनेगा, ठीक है। तो ये तरीका हुआ नवाबी वहाँ हासिल करने का, कहाँ पे? बंगाल में। अब कुछ काम देख लेते हैं ऐसे जो कि मुर्शिद कुली खां के द्वारा किए गए, ठीक है। तो हेडलाइन डालेंगे हम, मुर्शिद कुली खां, ठीक है। तो मुर्शिद कुली खां के द्वारा अगर हम देखें तो इन्होंने राजस्व को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, राजस्व पे बहुत ज़्यादा काम किया, राजस्व को बढ़ाया। फिर दूसरा, इन्होंने जो छोटे जमींदार थे उनको समाप्त कर दिया, छोटे जमींदारों को हटा दिया, ठीक, समाप्त किया। फिर इन्होंने एक काम और किया जो कि था, जो खेती है होती थी वहाँ पर, उसके लिए एक लोन देना स्टार्ट किया जिसको तकाबी बोलते थे, है ना, खेती के लिए लोन, जिसको ऋण बोलते हैं, लोन, जिसको क्या बोला गया? जिसको बोला गया तकाबी। काफ़ी इम्पोर्टेंट कि तकाबी किसने स्टार्ट किया? तकाबी स्टार्ट किया मुर्शिद कुली खां ने, है ना। तो तकाबी स्टार्ट किया जो कि किसके लिए होता था? खेती के लिए होता था। फिर इन्होंने एक भूमि स्टार्ट की जो राजकीय भूमि के अंडर आती थी, जिसको बोला खालिसा भूमि, है ना। क्या बोला? खालिसा भूमि,
ठीक है, ये क्या होती थी, राजकीय भूमि होती थी। इसी कारण राजकीय भूमि क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये काम हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसके द्वारा, मुर्शिद कुली खां के द्वारा। एक काम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रह गया कि इसने ही नवाब का टाइटल स्टार्ट कराया था। ठीक है, तो नवाब का टाइटल किसने स्टार्ट कराया, मुर्शिद कुली खां ने। राजस्व बढ़ा दिया, छोटे ज़मींदारों को वहाँ के समाप्त कर दिया, खेती के लिए एक लोन स्टार्ट किया जिसको तकाबी बोलते थे, और खालिसा भूमि जो कि राजकीय भूमि होती थी उसको बढ़ावा दिया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो व्यक्ति आएगा वो आएगा अली वर्दी खां। अली वर्दी खां, ठीक है। अब अली वर्दी खां के बारे में हम देखें तो अली वर्दी खां का एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि कई बार पूछा भी जाता है कि अली वर्दी खां का स्टेटमेंट क्या है। तो अली वर्दी खां ने ये बोला कि अंग्रेज मधुमक्खी के समान है, अगर इनको छेड़ोगे आप तो ये आपको काट काट के मार देंगे, और अगर नहीं छेड़ोगे तो ये आपको शहद देते रहेंगे। तो ये अली वर्दी खां ने ये बहुत पहले ही समझ लिया था कि अगर आप अंग्रेज़ों का सपोर्ट करते जाओगे तो ये आपको मदद करते जाएंगे और आपको शहद देते रहेंगे, लेकिन आप इनसे छेड़खानी करोगे तो ये आपको काट काट के मार देंगे। ठीक है, तो ये अली वर्दी खां का एक स्टेटमेंट था जो कि काफ़ी बार पूछा गया है। फिर इसके बाद आता है सिराजुद्दौला। ठीक, इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आता है सिराजुद्दौला। ठीक है, अब आते हैं सिराजुद्दौला के बारे में। तो सिराजुद्दौला का जो टाइम पीरियड है वो है आपका 1756 से लेके 57 तक। ठीक, अब एक साल का टाइम पीरियड, लेकिन हम पढ़ रहे हैं सिराजुद्दौला के बारे में। क्यों, तो इसके बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि यहीं से क्या स्टार्ट होगा, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश लोगों की एंट्री। ठीक है, यहीं से क्या स्टार्ट हो जाएगी, ब्रिटिश लोगों की एंट्री, और उसको पढ़ेंगे क्योंकि यही वो ऐसा द्वार होगा जहाँ से ब्रिटिश एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो सिराज के अपोज में कई लोग थे, सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं थे, उसके अपोज में कई लोग थे, जिनमें सबसे बड़ा नाम था घसीटी बेगम। क्या नाम था, घसीटी बेगम। और ये घसीटी बेगम कौन थी, ये सिराज की मौसी थी। ठीक है, सिराज की मौसी थी, और ये नवाब की सबसे बड़ी दुश्मनों में से एक थी। ठीक है, अब घसीटी बेगम के साथ कुछ लोग थे जिनका नाम हमें पता होना चाहिए, जैसे कि मीर जाफ़र। मीर जाफ़र, ये मीर जाफ़र कौन था, ये मीर जाफ़र था वहाँ का सैन्य प्रधान, जिसको मीर बख्शी भी बोलते थे। वहाँ का सैन्य प्रधान था ये, सैन्य प्रधान मीर बख्शी। ठीक है, फिर दूसरा एक व्यक्ति था जिसका नाम था मानिक चंद। मानिक चंद, फिर एक और व्यक्ति था जिसका नाम था अमीन चंद। अमीन चंद जो कि एक साहूकार था। फिर एक और व्यक्ति था जिसका नाम था क्लाइव। अब ये क्लाइव कौन है, ये क्लाइव है ये व्यक्ति। ठीक है, जो कि ब्रिटिशर्स है और किसका सपोर्ट कर रहा है, घसीटी बेगम का। ठीक, अब एक कांड हुआ जिसको बोलते हैं ब्लैक होल कांड, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स के साथ सिराजुद्दौला की दुश्मनी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बात ये हुई कि एक वहाँ पर किला था जिसका नाम था फोर्ट विलियम, जिस पे सिराजुद्दौला ने हमला किया और जीत लिया। क्या था, दूसरे पेज पे चलते हैं। एक किला था फोर्ट विलियम। ठीक है, इस पे सिराज के द्वारा हमला किया गया और हमला करके इस पर जीत हासिल कर ली। ठीक है, जब जीत हासिल कर ली, ये बात पता चली किसको, ब्रिटिशर्स को। तो ब्रिटिशर्स का जो ऑफिसर था जिसका नाम था क्लाइव, उसने इस पर दोबारा अधिकार प्राप्त किया। ठीक है,
ये बात पता चली किसको? ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स का एक ऑफिसर था जिसका नाम था क्लाइव, उसने फिर से हमला किया और इस पर जीत हासिल की। ठीक है, अब जब इस पे हमला करेगा ये, तो एक कांड हुआ जिसका नाम है ब्लैक होल कांड। ब्लैक होल कांड। अब इस कांड में क्या हुआ? इस कांड में ये हुआ कि 146 अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने बंद कर दिया और उसमें से मात्र 23 ही लोग बचे थे। कितने लोग? 146 लोग। यहाँ पे एक कोठरी थी, उसमें 146 लोगों को बंद कर दिया और कितने लोग बचे? मात्र 23 बचे। ठीक है, अब इसके बारे में कौन बताता है? इसके बारे में एक व्यक्ति है जिसका नाम है जे जेड हॉलवेल। जे जेड हॉलवेल। ठीक है, ये इतिहासकार हुआ है, ये वहीं पे था, इसने इसकी जानकारी दी है। ठीक है, किसकी जानकारी दी है? ब्लैक होल कांड की। ठीक है, जे जेड हॉलवेल। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, है ना? 23 लोगों में से एक होगा, तो उसने जानकारी दी ब्लैक होल कांड की। ये कब हुआ है ब्लैक होल कांड, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये हुआ है 20 जून 1756 में। ठीक है, 20 जून 1756 को ये कांड हुआ। अब 20 जून को ये बात हो गई, इसके 3 दिन बाद 23 जून 1756 को अब लड़ाई शुरू हो जाएगी और इसी लड़ाई का नाम होगा प्लासी का युद्ध। ठीक है, क्या नाम होगा? प्लासी का युद्ध। और ये किस किस के बीच होगा? ये होगा अब क्लाइव वर्सेस सिराज। इसका क्या रिजल्ट रहा? इसका रिजल्ट रहा क्लाइव जीत गया और सिराज हार गया। ठीक है, क्लाइव इसमें जीत गया और सिराज इसमें हार गया। अब क्या होगा? अब ये होगा कि जब क्लाइव जीत जाएगा तो क्लाइव अब यहाँ से वापस इंग्लैंड चला जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड चला जाएगा और यहाँ पे किसके हाथ में आ गई अब सत्ता? अब आ गई ब्रिटिश के हाथ में। तो ब्रिटिश अब यहाँ से बंगाल की सत्ता को अपने हाथ में लेके अपने हिसाब से चीज़ों को मोल्ड करेंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे। तो सिराज के बाद यहाँ का जो नया नवाब बनेगा वो बनेगा मीर जाफ़र। ठीक है, मीर जाफ़र बनेगा नया नवाब, जिसका टाइम पीरियड रहेगा 1757 से लेके 1760। ठीक, लेकिन इसके साथ कुछ अच्छी नहीं जमेगी और इसके बाद एक नया नवाब बनेगा जिसका नाम होगा मीर कासिम। मीर कासिम एक ऐसा नवाब बना जो कि थोड़ा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। महत्वाकांक्षी व्यक्ति का मतलब वो ब्रिटिश के अंडर में नहीं रहना चाहता था, उनकी कठपुतली बन के नहीं रहना चाहता था। इसीलिए उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से ट्रांसफ़र कर ली। कहाँ पे? मुंगेर। तो क्वेश्चन आएगा कि बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से किसने ट्रांसफ़र की, है ना? तो क्वेश्चन आएगा मुर्शिदाबाद से मुंगेर, है ना? ये राजधानी ट्रांसफ़र कर ली। ठीक, मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने की? मीर कासिम ने। और इसका टाइम पीरियड कितना रहेगा? इसका टाइम पीरियड रहेगा 1760 से 63। अंग्रेज़ों को पता चला कि यार ये क्या नाटक कर रहा है, तो अंग्रेज़ों ने फिर इसको हटाया और फिर किसको बना दिया? फिर बना दिया मीर जाफ़र को। ठीक है, फिर कौन आ जाएगा? मीर जाफ़र। ठीक, अब मीर जाफ़र फिर से उस नवाब की गद्दी पे पहुंच गया है, लेकिन मीर जाफ़र जब नवाब की गद्दी पे पहुंचा तो उसको अब ज़्यादा कठिनाइयां होने लगेंगी। क्यों? क्योंकि
अगर किसी एक व्यक्ति को पहले हटा चुके हैं और बाद में फिर से बना रहे हैं, तो उसके मन में भी तो मतलब ये आएगा ना कि यार ये मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं, है ना। लेकिन जो ये व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है, अब ये शांत नहीं बैठेगा, ठीक है। अब ये शांत नहीं बैठेगा और ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा अवध। अवध चला जाएगा। अवध में एक व्यक्ति है जिसका नाम है अवध। अवध में एक व्यक्ति है जिसका नाम है शुजाउद्दौला, ठीक है। एक सेकेंड। अब ये अवध में मिला किससे? शुजाउद्दौला से। अब ये शुजाउद्दौला कौन है? शुजाउद्दौला है अवध का नवाब, ठीक, अवध का नवाब। यहीं पे एक व्यक्ति और है जो कि यहाँ अवध के नवाब से मिलने आया है, वो है दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली का बादशाह, जिसका नाम है शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड, ठीक। इन दोनों से कौन मिलेगा अब मिलेगा मीर कासिम, ठीक। और ये तीनों मिलके एक रणनीति बनाएंगे, किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और युद्ध होगा बक्सर का युद्ध। ये कब होगा? ये होगा 1764 में, ठीक है। एक युद्ध हुआ जिसका नाम हुआ बक्सर का युद्ध, और ये हुआ 1764, 22 अक्टूबर, ठीक है, 22 अक्टूबर 1764। तो इसमें जो कमान संभालेंगे, अगर हम दूसरे पेज पे चलें, तो बक्सर का जो युद्ध है, बार ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध, तो ये कब हुई? 22 अक्टूबर 1764। अब इसमें दो पार्टियां बनी। एक बनी आपकी अवध प्लस आपका मीर कासिम, यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ शुजाउद्दौला, ठीक, और बना आपका दिल्ली का बादशाह जो कि है शाह आलम, शाह आलम सेकंड, ठीक है। ये तीनों की पार्टी है एक, और इधर है कौन? ब्रिटिशर्स, ठीक। और इसका कौन संचालन कर रहा है, कौन उसको कमांड दे रहा है? उसका नाम है हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, ठीक है। अब इन तीनों के वर्सेस में कौन खड़ा है? हेक्टर मुनरो। अब इनका युद्ध होगा और ये लोग हार जाएंगे और ये जीत जाएगा। इसीलिए इस युद्ध को कहा जाता है कि बक्सर के युद्ध से ब्रिटिशर्स की जो सत्ता थी वो पूर्णतः कायम हो गई। कहाँ पे? बंगाल पे, ठीक है। तो हेक्टर मुनरो जीत जाएगा। हेक्टर मुनरो जीत जाएगा तो अब ये हेक्टर मुनरो मीर जाफ़र की जगह, जो मीर जाफ़र है उसकी जगह किसको बना देगा? नया मीर जाफ़र, है ना। मीर जाफ़र की जगह किसको बना देगा? मीर जाफ़र की जगह बना देगा ये नज़मुद्दौला को, ठीक है। इसकी जगह इसी का बेटा है नज़मुद्दौला, उसको नवाब बना देगा और इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 1766 तक का, ठीक है। 1765 से 1766, ठीक है, 1766 तक का। अब इस बक्सर के युद्ध के बाद कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ ऐसी संधियां होंगी, कुछ ऐसी ट्रीटीज़ होंगी जो कि हमारे इतिहास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, और उस ट्रीटी का नाम है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। तो ये 2 बार होगी, ये कड़ा भी बोलते हैं, कड़ा व इलाहाबाद की संधि। तो ये 2 बार होगी, 2 लोगों के साथ अलग अलग टाइम पे होगी, है ना।
एक बार होगी दिल्ली के सुल्तान के साथ और एक बार होगी अवध के साथ, एक बार अवध के साथ और एक बार दिल्ली के साथ, ठीक है। और ये कब होगी? ये होगी आपकी 1765 में, 1765 में होगी। क्या? आपकी इलाहाबाद की संधि, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका बंगाल के बारे में एक मोटा मोटा एक आपने चार्ट बना लिया कि इसमें क्या हुआ है, इसमें कैसे इसकी नींव बनी, कैसे इसका स्थापना हुई, कैसे इसका जो नवाब का टाइटल है वो आया। फिर मुर्शिद कुली खां के बारे में देख लिया, फिर आपने अली वर्दी खां का एक जो टाइटल वो स्टेटमेंट था वो पढ़ लिया, फिर सिराज के बारे में देखा, फिर सिराज से दुश्मनी किस किस की थी उस ग्रुप के बारे में देखा, फिर फोर्ट विलियम के साथ जो ब्लैक होल कांड है उसको देखा, फिर ब्लैक होल कांड हो जाने के बाद प्लासी का युद्ध हुआ किन कारणों से वो देखा, फिर आपका ब्रिटिश जो कठपुतलियाँ बना बना के नवाबों को नचा रहे थे उनके बारे में देखा, फिर आपका जो मीर कासिम है जब अवध चला जाएगा उसके बाद जो वहाँ पे कॉन्स्पिरेसी हुई उसके बारे में देखा, फिर वहाँ से वो तीनों मिलकर दिल्ली का बादशाह शाह आलम सेकंड, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम मिलकर जब बक्सर युद्ध का प्लान करेंगे वो देखा। बक्सर युद्ध में हार जाने के बाद हेक्टर मुंजो जब जीत जाएगा फिर इलाहाबाद की संधि होगी, और इलाहाबाद की संधि कौन करवाएगा? ये करवाएगा क्लाइव। क्लाइव इंग्लैंड से बुलाया जाएगा स्पेशली इलाहाबाद की संधि कराने के लिए, तो क्लाइव कराएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो गई आपकी बंगाल के साथ। अब अगली क्लास में हम देखेंगे अदर स्टेट्स को, ठीक है। चलिए, थैंक यू।